तहाइफ इमरान नियाजी ने लिए हैं और छुपाए हैं, वो तहाइफ जो इसको गोशवारों में जाहिर करने चाहिए थे वो इन्होंने छुपाए। मोहम्मद बिन सलमान से ली हुई घड़ियां जो इन्होंने बार में फरोख्त की, उनकी जो एवेल्यूएशंस कराई गई वो एवेल्यूएशन असल कीमत से बहुत कम जिनकी थी, और फिर माले मुफ्त दिले बेरहम के वही तमाम तहाइफ जो है वो लेके छुपाने की कोशिश करते रहे और पाकिस्तान की कौम को रियासत मदीना का सबक पढ़ाते रहे। पाकिस्तानियों को हजरत उमर रजी तआला अन्हो की मिसालें देते रहे, पाकिस्तानियों को हजरत अबू बकर रजी तआला अन्हो की, खुलफाए इकराम की मिसालें पेश करते रहे। और वहां पर मुझे लगता है मौसूफ के घर में क्रॉकरी नहीं है कि सारी की सारी तोशा खाना की क्रॉकरी भी उठा के ले गए। वो कहते हैं कि मैं वजीर आजम हाउस से एक डायरी लेके गया था, लेकिन मुझे तो ये लगता है उस डायरी का हमें पता लगाना चाहिए। डायरी में सारा हिसाब है कि करोड़ों रुपए की जो चीजें इन्होंने तोशा खाना से हासिल की और छुपाई, जाहिर नहीं की, और वो भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया और एक सहाफी ने कैबिनेट डिवीजन को चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तब वो मालूमात देने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं रहा, तो वो मालूमात जो थी पाकिस्तान की कौम के सामने आई। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है कि जब ये बात करते हैं इस्लाम की और इस्लामिक टच की बात करते हैं नाउज बिल्ला, तो इनको ये शर्म आनी चाहिए कि जिन हस्तियों के आप नाम लेते हैं और जिस रियासत से अपना तर्ज अमल मंसूब करते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, वो चीजें तो आपके करीब करीब से भी नहीं गुजरी, उनके असरात तो आप पर कहीं कहीं नजर नहीं आते कि आपने कौन सा ऐसा काम किया कि हम बात करें कि आप रियासत मदीना के यहाँ पे खुद साख्ता जो है तर्जमान बने में आपकी जो हरकतें हैं कि आईफोन से लेके एक आईफोन, पहले तो मुझे ये बताइए कि कहां से 35,000 रुपए का आईफोन मिलता है। अब हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी जाएंगे, हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये दरखास्त देंगे और कौमी असेंबली में ये सवाल करेंगे कि ये जो वैल्यूएशंस कराई गई कि 35,000 रुपए का आईफोन अगर मुफ्त लेना था और मुफ्त हासिल करना था, उसको 30,000 से कम की रकम शो करके तोशाखाना रूल्स के मुताबिक, तो वो हासिल करने के लिए रियासत मदीना के जो ये दावेदार हैं, इन्होंने वही मोबाइल फोन 35,000 रुपए का हासिल किया। और मुझे ये बताएं आजकल कौन सा टी सेट 3500 रुपए का मिलता है? 3500 रुपए में टी सेट भी ले गए, तो इसीलिए तो हैरानगी होती है। आप सब वो लिस्ट पढ़ें। मैं तमाम पाकिस्तानियों से कहता हूं, तहरीक इंसाफ के कारकुनों से कहता हूं जो कहते हैं खान चोर नहीं, वो जाके वो तफसीलात पढ़ें तोशा खाना कि जिस तरीके से छोटी छोटी चीजें, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि ये टके मारी है, पैटी थीफ, एक लफ्ज होता है पैटी थीफ, कि 3500 रुपए का टी सेट जो है वो जाहिर किया गया। हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी जा रहे हैं और कौमी असेंबली में ये सवाल भी पेश करने लगे हैं कि ये क्या तरीका था कि जो टी सेट और ये एवेल्यूएशन किस तरह कराई गई। ये रोलेक्स की घड़ियां, एक एक घड़ी जिसकी कीमत 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ जाहिर की गई है, हमें पता लग रहा है वो 20 करोड़ 25 करोड़ की घड़ियां हैं और उनकी कीमतें जो है वो कम जाहिर की गई हैं। और वो सारी की सारी कीमतें, चाहे बुशरा बेगम जो है वो उन्होंने ले लिए, या इमरान नियाजी साहब की वो फर्स्ट लेडी थी जिनके बारे में वो बात सुनना पसंद नहीं करते, वो सारे तहाइफ वो लेके उन्होंने फिर गोशवारों में जाहिर नहीं किए और इधर पूरे पार्लियामेंट को, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को कहते हैं वो चोर हैं। और जो टकेमारी तुमने तोशा खाने में की है, जो चोरियां तुमने तोशा खाने में की हैं और फिर छुपाई हैं, अब उसका हिसाब दो। और आज अफसोस की बात है कि इनके वकील साहब कहते हैं मुझे 3 हफ्ते का टाइम दें। तो ये 3 हफ्ते का टाइम किस लिए ले रहे हैं? अपने गोशवारे जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दाखिल कराए हैं, उनके अपने गोशवारे दाखिल किए हुए, इसका मतलब है कि उनको अपने गोशवारों का भी नहीं पता। उन्होंने वो जो गोशवारे दाखिल किए हैं जिनके नीचे उनका अपना एफिडेविट मौजूद है, वो गोशवारे जो है उसके बारे में, उन गोशवारों को हासिल करने के लिए या उनको पढ़ने के लिए इमरान नियाजी को 3 हफ्ते का टाइम चाहिए। ये फिर से फॉरेन फंडिंग वाली हरकतें कर रहे हैं। जिस तरह फॉरेन फंडिंग का फैसला इन्होंने 8 साल डिले कराया, मुतअद्दिद हाई कोर्ट में पिटीशनें दाखिल की और तरह तरह के जो है उसमें डिलेज जो थे वो डालने की कोशिश की, तो अब इसका मतलब यह है कि वही तरीकाकार यहां पर भी
अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपके गोशवारे अपने हाथ से दाखिल किए गए, उनके बारे में आपको नहीं पता इमरान नियाजी साहब, तो आप तो इस मुल्क के वजीर आजम बनने के अहल ही नहीं है। अगर आप दस्तूर की बात करते हैं, आप कहते हैं सब कानून के सामने बराबर होने चाहिए, तो इलेक्शन कवानीन के नीचे आप हलफ पे कहते हैं कि मैं हल्फिया ये कह रहा हूं, इसका मतलब है आपने झूठा हलफ दिया है। आपको पता ही नहीं कि आपने गोशवारों में क्या लिख रहे हैं और नीचे आप हल्फ दे रहे हैं कि मैं हलफ पे ये बात बयान कर रहा हूं। और दूसरी बात ये है, अब डिफेंस क्या नजर आ रहा है? डिफेंस ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में कभी किसी ने अपनी घड़ियों का हिसाब नहीं दिया, और हम इन जो लोग हैं हम सब की गोशवारे निकालेंगे, हम ये बताएंगे किसी ने अपनी घड़ियों का हिसाब दिया कि नहीं दिया। ओ भाई, तुम्हारा मकसद यह, अपनी बात का जवाब दो। अगर तुम्हारा डिफेंस ही ये है कि किसी ने नहीं दिया तो मैं क्यों दूं, तो ये तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ये कोई कानूनी डिफेंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरेन फंडिंग वाले फैसले के बाद, तो मैं ये समझता हूं कि अब उनका जो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट जो है वो तो जाली हो चुका है। वो सर्टिफिकेट जो इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक दुरुस्त नहीं है। और अगर वो सर्टिफिकेट दुरुस्त नहीं है तो इलेक्शन कवानीन के नीचे ये बड़ा वाजिया लिखा गया है कि किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन सिंबल तब दिया जा सकता है जब उसका सर्टिफिकेट ठीक हो। तो अगर इसका सर्टिफिकेट ही ठीक नहीं है तो इनको तो 25 वाले इंतखाबात के लिए इलेक्शन सिंबल भी नहीं मिलना चाहिए, और ये लोग तो इलेक्शन सिंबल भी नहीं ले सकेंगे। इसके बारे में भी हम ये अपनी एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, कि अगर वो इन्होंने सर्टिफिकेट जाली दिया है तो वो तो खिलाफ वर्जी हो गई इलेक्शन एक्ट की, तो इनको इलेक्शन सिंबल भी नहीं मिलना चाहिए। और ये फिर मैं आज कह रहा हूं कि आज फिर ये इमरान नियाजी जो है वो फैसला पड़े साकिब निसार का, जो पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा समझा जाता है, तस्वर किया जाता है, जहां पर एक बंदे को, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को, पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम को, 2/3 अक्सरियत रखने वाले वजीर आजम को अपने बेटे से ना तनख्वाह लेने पे नाअहल कर दिया जाता है। तो इमरान नियाजी, तुम्हें कौन से सुरखाब के पर लगे में? अभी तो तुम्हारा पलंदा खुलना है। अभी तो हम नैब से ये भी सवाल पूछेंगे कि हमें यह बताएं BRT क्यों बंद की गई, हमें यह बताएं कि मालम जबा क्यों बंद किया गया, हम तफसीलात मांगेंगे। हमें यह बताएं कौन सा दबाव था उस वक्त के चेयरमैन नैब पे कि हेलीकॉप्टर केस बंद किया गया। हम ये तमाम तफसीलात लेकर आएंगे अवाम के सामने। और इस इमरान नियाजी की जो चोरियां हैं, जो इसने डाके मारे हैं, और जो ये खुद साख्ता अपने आप को रियासत मदीना का जो ये तर्जमान बना के फिरता है, तो वो असल चेहरा जो इसका चोर और डाकू वाला है, वो इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की अवाम के सामने लाएंगे और उनको बताएंगे कि ये है वो इमरान नियाजी जिसने तोशा खाना से चाय, टी सेट, एश ट्रे, क्रॉकरी कुछ नहीं छोड़ी। ये है वो इमरान खान जिसने करोड़ों रुपए की घड़ियां ली, तहफ़ वसूल किए और कहता है कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। ये है वो इमरान नियाजी जिसने करप्शन की खैबर पख्तूनख्वा में, और आप अपनी और चेयरमैन नैब पर दबाव डाल के अपने खिलाफ होने वाली तमाम तहकीकात बंद कराई। अब ये सब चीजें पाकिस्तान की आवाम के सामने आएंगे। जो ये कहते हैं कि ये करप्ट नहीं, मैं कहूंगा ये पैटी थीफ है। ये करप्ट की दूर की बात है, पैटी थीफ, यानी कि 3500 रुपए के टी सेट से लेके करोड़ों अरबों रुपए तक के इसने डाके मारे, और अब ये इसके एहतसाब का वक्त आ गया है। इंशाअल्लाह ताला इसका बहुत जल्द एहतसाब करेंगे। मैं कामरान मुर्तजा साहब से गुजारिश करूंगा कि ये बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्चुअल साइड पे रांझा साहब ने बात की और लीगल साइड पे थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूँ। देखिए, गोशवारों का जो आपके पास जो एसेट्स होते हैं उस एसेट्स को हर साल डिक्लेयर करना, ये किसी भी नेशनल असम्बली के मेंबर, सेनेट के मेंबर या सूबाई असम्बलियों के मेंबरान के लिए ज़रूरी होता है। और उसके साथ भी उसी तरह से डिक्लेरेशन होता है जो आप नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हुए डिक्लेरेशन देते हैं और उस बात को अपने इल्म और यकीन के मुताबिक कहते हैं कि ये दुरुस्त है। इमरान खान साहब ने एडमिटेडली बहुत सी चीज़ें छुपाई हैं और वो सरफेस पे उस वक्त आई हैं जब डायरेक्शन आ गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिटेल दें, क्योंकि सब कुछ ब्लैक एंड वाइट पे था और डायरेक्शन कोर्ट की आ गई थी। उसके बाद उसको छुपाना शायद मुमकिन नहीं रहा था।
تو اس سال کے گوشواروں میں انہوں نے سب کچھ ڈکلیئر نہیں کیا تھا، مگر اگلے سال کے گوشواروں میں الٹیمیٹلی ڈکلیئر کرنا پڑا ڈائریکشن آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد۔ تو بات 2 اور 2 4 والی ہے کہ آپ نے اس سال یہ چیزیں وصول کی تھیں، ڈاکومنٹ میں ہے، آپ نے اس سال کی ڈیکلیریشن میں، اس سال کی ایسٹس ڈیکلیریشن میں اس کی تفصیل دی تھی، ڈاکومنٹ موجود ہے۔ یہ 2 اور 2 4 ہے، دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ رسپونڈ کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو کہ 2 حوالوں سے رسپونڈ کر سکتا ہے، مس ڈیکلیریشن کے حوالے سے بھی رسپونڈ کر سکتا ہے، اور اس میں جو کرمنلٹی ہے یعنی کمپلینٹ بھی فائل کر سکتا ہے الیکشن کمیشن، اس کرمنلٹی کے اگینسٹ جو ہے نا وہ مدعی بھی بن سکتا ہے، اور وہ معاملہ سیشن جج کو بھی بھجوا سکتا ہے۔ تو ہم یہ 2 اور 2 4 والی بات کرتے ہیں، مگر دوسری طرف سے جو ہے وہی ایڈجنمنٹس کے پیچھے چھپنے والی بات ہوتی ہے، جیسے باقی دوسرے کیسوں میں عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی جو ہے وہ چھپتی رہی ہے۔ تو اب 29 تاریخ کے لیے کیس فکس ہوا ہے، اسی مہینے کی الیکشن کمیشن نے فکس کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ رپلائی آ جانا چاہیے، اور رپلائی اگر ہمارا ریفرنس درست نہیں ہے تو اس کو ڈسمس ہونا چاہیے، مگر اگر درست ہے تو پھر جو ہے قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم قانون کے راستے پہ آئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے۔ اگر ہماری بات بنتی ہے، ہماری بات میں سبسٹنس ہے، تو اس کو جو ہے وہ سن کے اس کو جو ہے نا اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر فائنڈنگ آنی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اس کا بھی اپنا جو ہے نا ایک وہ طریقہ کار ہے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا، ڈاکٹر صاحب بات کریں گے، ڈاکٹر صاحب کوئی بات کرنا چاہیں۔ شکریہ۔ دیکھیں میرے بھائی جو ہیں محسن صاحب اور کامران صاحب بہت اچھے لائرز ہیں، انہوں نے جو لیگل اوپینین ہے اس کو کور کر لیا۔ میں کچھ سیاسی بات بھی کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر سیاست فوراً لوگوں سے پیسہ لے کے کی ہے۔ رومیتا شیٹی ایک انڈین نیشنل ہے جس سے اس نے پیسے لیے ہیں، یہ بات ثابت شدہ ہے، یہ کوئی اس میں کوئی ابہام نہیں اب رہا۔ یہ بات آپ انویسٹیگیشن کا جو رزلٹ ہے اس کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رنجیت سنگھ ہے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ ہیں، یہودی لابی سے پیسے لیے ہیں، اور خالی یہ کام نہیں کیا، وہاں سے پیسے لے کے ان کے ایجنڈے کو پاکستان کے اندر پورا کرنے کے لیے پاکستان کی اکانومی کو تباہ و برباد کیا، سی پیک کو تباہ و برباد کیا، گوادر کو تباہ و برباد کیا۔ اور یہ جب سارا کچھ یہ کارنامے وہ انجام دے رہے تھے تو توشہ خانہ کے اندر جو 500 روپے کا میٹ ہے، ایک 500 روپے کا میٹ ہے، وہ بھی یہ لے گئے۔ آپ ان کی ایمانداری کی کہانیاں یہ جو ہے یہ آنے والے وقتوں میں سنائی جائیں گی کہ جی یہ اتنے ایماندار تھے کہ انہوں نے 500 روپے کا میٹ بھی نہیں چھوڑا، باقی تو چھوڑیں یا کہتے ہیں جو بات ہوگی۔ تو یہ چاہے وہ کراکری کا سیٹ ہو، چاہے وہ کروڑوں روپے کی گھڑیاں ہوں، اور میں یہ بتاؤں وہ جو کروڑوں روپے کی گھڑی تھی نا، وہ اس کو آپ کروڑوں روپے میں نہ لیں، وہ جس برادر ملک کے جو سربراہ ہیں انہوں نے تحفے میں دی تھی، اس کی وجہ سے پاکستان میں بہت ساری انویسٹمنٹ بھی آنی تھی، اربوں ڈالر کی آنی تھی، مگر ان حرکتوں کی وجہ سے وہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ گوادر کے اندر اور بلوچستان کے اندر ایک تیل کا کیا کہتے ہیں وہ لگنا تھا ریفائنری، وہ نہیں لگی۔ جب آپ کے ملک کا سربراہ جو ہے وہ 500 روپے کا میٹ بھی چوری کرے گا، وہ کروڑوں روپے کی گھڑیاں بھی چوری کرے گا، وہ فورن نیشنل سے باہر سے پیسے بھی لے گا، تو پھر آپ اس ملک میں وہی ہوگا جو پچھلے 4 سال میں اس ملک میں ہوا ہے۔ اور عوام اس چیز کو نہ بھولے۔ دیکھیں ہم کھڑے ہیں، ہم اس جنگ کو لڑیں گے، یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، اور ہم نواز شریف کے سپاہی ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن عوام اس بات کو یاد رکھے کہ عمران خان نے فورن ایجنٹ ہے، اس نے فورن نیشنل سے پیسے لیے ہیں اور انڈین نیشنل سے پیسے لیے، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی شاید لیے شاید نہیں لیے، یہ ہوا ہے۔ تو ایک ایسے انسان کو جو فورن ایجنڈے کے اوپر پاکستان کے اندر تباہ و بربادی لانا چاہتا ہے، جو یہاں پہ کہتا ہے کہ ریاست مدینہ ٹھیک ہے، اور وہاں پہ سلمان رشدی کو ڈیفینڈ کرتا ہے جو خاتم رسول ہے، جو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں مثالیں دیتا ہے حضرت عمر کی، جن کا جو کرتا جو تھا وہ تھوڑا بڑا تھا، تو انہوں نے ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کے اس کی پوری بات بتائی، اور خود جو ہے اپنا حال یہ ہے کہ 500 روپے کا میٹ نہیں چھوڑا، اپنے پورے خاندان کو اس نے نوازا ہے۔ اس کے ان لاز آج اربوں روپے ہیں ان کے پاس، کون کون سی گاڑیوں میں آتے ہیں سارا پاکستان جانتا ہے، کیا تھا ان کے پاس اس سے پہلے، یا کہتے ہیں حکومت میں آنے سے پہلے، اور آج کیا ہے، یہ سارا پاکستان اس بات کو جانتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام یہ بات یاد رکھے کہ یہ خالی جو ہے یہ مشکل وقت ضرور ہے، لیکن یہ مشکل وقت کٹ جائے گا، اور یہ جو کچھ اس ملک میں 4.25 سال ہوا ہے، یہ اس کو روکنا پڑے گا۔ اگر ہم نے نہیں روکا تو یہ ملک ہمیں بڑی مشکلوں سے ملا ہے، بڑی قربانیوں سے ملا ہے۔ یہ جو ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا ایسے لوگوں سے جو باہر سے پیسہ لے کے پاکستان میں آ کے سیاست کرتے ہیں۔
اور ان کے خلاف ہمیں پورا مقابلہ کرنا پڑے گا اور ہم